Hello to all my dear student. This is lecture number 3 of Chemical Equilibrium. और जिन्होंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है उनके लिए आई बटन में मैंने आप अपने ऊपर देखिए एक लिंक आ रहा होगा। उस लिंक के अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इंक्लूडेड है। तो जिन्होंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, सबसे पहले आपको एक सजेशन है कि आप पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर देखिए, तब आपको लेक्चर नंबर 3 बढ़िया से समझ में आएगा। और जिन्होंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बढ़िया से देख लिया है, बढ़िया से उनको समझ में आ गया है, उनके लिए अब हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं अब अपने लेक्चर को। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी अलजेब्रा ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अलजेब्रा देखिए बोलने का मतलब क्या है कि हम किसी रिएक्शन को कैसे किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो रिएक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन को किस प्रकार से रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए से बी, मतलब ए रिएक्टेंट हो गया और बी प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट इफ इट इज रिवर्स्ड, मतलब क्या बोला जा रहा है, इसको रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स कर दिया गया मतलब मेरा बोलने का मतलब है अब ये रिएक्शन को बी से ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन पलट जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, चलिए अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन में आपको केसी लिखना होता तो आप इस रिएक्शन में केसी कैसे लिखते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। मान लीजिए अच्छा ए हमारे, चलिए मैं इसका एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ले लेता हूं, यहाँ पर ए और ये बी, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, दोनों ही गैसीय स्टेट में है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो रिएक्शन इस प्रकार से बन जाएगी। और अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं Kc1 और इसको मैं बोल देता हूं Kc2। तो आप इन दोनों Kc को अगर देख पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो Kc2 है वो 1 अपॉन Kc1 है। मतलब पहली वाली Kc का इस वाली रिएक्शन को अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो मुझे Kc2 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है, कभी किसी रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो वहां पे जो पहली वाली रिएक्शन का Kc होगा उसी का रेसिप्रोकल दूसरी वाली रिवर्स रिएक्शन का Kc हो जाएगा। तो इस चीज को आप पहले पॉइंट के फॉर्म में याद रखेंगे। रिवर्स इस प्रकार से करते हैं और रिवर्स करने पर Kc रेसिप्रोकल में चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि N2O4 गैस से NO2 गैस का फॉर्मेशन हो गया जी। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लिया हमने। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। मान लीजिए इसका Kc जो है K1 है और अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो यही रिएक्शन मेरे लिए अब ऐसे लिखी जाएगी, NO2 गैस से N2O4 गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इस रिएक्शन का आप Kc क्या बोलोगे, 1 अपॉन K1, मतलब इस वाली रिएक्शन का रेसिप्रोकल। तो आई होप ये पॉइंट 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा और इस चीज को याद भी रखना है आपको। तो यहां से मैं ये चीज अब हटा दे रहा हूं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अलजेब्रा में दूसरा पॉइंट क्या है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। मान लीजिए रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी रिएक्शन है और इसके लिए Kc होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैंने फॉर एग्जांपल हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये रिएक्शन मेरे लिए होगी 2A गिव्स 2B। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
तो आपने इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके लिए अब जो रिएक्शन लिखी जाएगी 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3। ठीक है, तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब अगर मुझे इस रिएक्शन का केसी लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी नहीं अब की, क्योंकि देखिए जो स्टोइशियोमेट्री हो रहा था, स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे अब डबल हो चुका है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टोइशियोमेट्री भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2b और यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये केसी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस वाले सेकंड पॉइंट से कि अगर आपके पास कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है और आपने किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन मिलेगी उसका जो केसी होगा वो पहली वाली रिएक्शन की केसी की पावर n के बराबर होगा। मतलब यहां पे इसका केसी ये है, तो सेकेंड वाली रिएक्शन का जो केसी होगा पहले वाले रिएक्शन की केसी का होल स्क्वायर होगा। ये पहली वाली रिएक्शन का केसी लिखा गया है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, और पहली वाली रिएक्शन का जो केसी होगा उसी की पावर 3 हो जाता। तो जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा केसी उतना ही पावर में आ जाएगा। बात समझे? जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए इस वाली रिएक्शन का जो केसी है वो K1 है, तो इस वाली रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो अब इसको भी हटा दे रहा हूं मैं यहां से और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब हम यहाँ पे। इफ टू रिएक्शन आर एडेड, मान लीजिए 2 रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया है, AA gives BB, CC gives DD। ये हमारे पास 2 केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और अब इन रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे देखिए रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट में ही रहेगा ऐड करने पर, और प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट में ही रहेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, AA प्लस CC गिव्स BB प्लस DD। ये ठीक है। तो अब हमारी जो केमिकल रिएक्शन ऐड करने के बाद आई वो ये है। अब मान लीजिए इस वाली रिएक्शन का जो केसी है वो मैं कैसे लिखता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। ये फर्स्ट वाली रिएक्शन का केसी लिख दिया मैंने। अब जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसका जो मैं केसी लिखता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है, मतलब जो ऐड करने पर रिएक्शन ऑब्टेन हुई है, उसके लिए अगर मैं केसी, तो यहां पे मैं केसी अब की रिजल्टेंट लिख दे रहा हूं। मतलब पहली और सेकंड वाली रिएक्शंस को ऐड करने पर जो मुझे केसी ऑब्टेन हुआ है, उस रिएक्शन ऑब्टेन हुआ है, उसके लिए केसी की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए केसी लिखा जाएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। ठीक, अब देखिए केसी रिजल्टेंट को ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या किया, KC1 और KC2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म यहाँ पे आ गए और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म यहाँ पे आ गए। तो मतलब जो रिजल्टेंट रिएक्शन हुआ उसका जो KC आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ KC ऑफ दीज टू रिएक्शंस होगा। बात समझ रहे हो आप? मतलब आपने जिन रिएक्शंस को ऐड करके एक रिजल्टेंट रिएक्शन ऑब्टेन की है, उस रिजल्टेंट रिएक्शन का जो केसी होगा वो उन दोनों रिएक्शन के केसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट से। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 रिएक्शन ले ली, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं पहली रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से वापस रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया, तो ऐड करने पर मुझे जो रिएक्शन ऑब्टेन हो रही है, देखिए कैसे मैंने ऐड किया है इसको। ये O2 O2 मिलके अब वापस से C प्लस 2O2 बन गए हैं। ये CO लेफ्ट हैंड साइड में भी है, अगर राइट हैंड साइड में भी है,
और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर है तो इसको मैं अब हटा दूंगा यहां से, तो ये हो जाएगा CO2। ठीक है, तो अब अगर इस रिएक्शन का जो Kc है, मान लीजिए इस वाली रिएक्शन का Kc है K1, इस वाली रिएक्शन का Kc है K2, तो इस वाली रिएक्शन का जो Kc होगा वो क्या हो जाएगा K1 इंटू K2। ठीक है, तो अगर किसी दो रिएक्शन को ऐड करके एक रिएक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस ऑब्टेन्ड रिएक्शन का Kc प्रोडक्ट ऑफ दोस टू रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब मैं ये हटा दे रहा हूं थर्ड पॉइंट यहां से। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में बातें कर रहे हैं इफ रिएक्शन आर सब्ट्रैक्टेड, अगर मान लीजिए दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वापस से AA गिव्स BB एंड CC गिव्स DD, ये दो रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली और अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे 1 - 2। तो देखिए 1 - 2 को कैसे हम लिखेंगे 1 प्लस -2। और एक और चीज याद रखिए कि अगर मैंने किसी रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है AA से BB मिल रहा है और इसी रिएक्शन को अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो -1 से मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस समझिए पहले आप। इस रिएक्शन को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स फॉर्म में आ जाएगी। तो जो पहला पॉइंट हमने लिखा था कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स, तो रिएक्शन रिवर्स कब होगी जब उस रिएक्शन को -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता तो -1 के कारण तो रिवर्स हो गई और बचा दो और, तो दो तो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बनाने के काम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 - 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक में ही मैंने -2 ऐड कर दिया, तो अब देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। अब मान लीजिए ये 2 है तो -2 मतलब इसी को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास अब। ठीक है, इसका मतलब 1 - 2 लिखने का मतलब क्या है कि आप इस वाली रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो इस है ना। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं 1 - 2 कर रहा हूं और 1 - 2 लिखने का मतलब क्या हो गया, एक में मैंने -2 रिएक्शन को जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ गए आप। तो इस वाली रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए तो you'll गेट AA प्लस DD गिव्स DB प्लस CC। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वाली रिएक्शन का Kc मैं लिखता तो क्या आता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A। ठीक है, और देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला जो केस है इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को ऐड जब मैंने किया तो वही सब्ट्रैक्ट करने के बराबर हो गया इन दो रिएक्शन को। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन का Kc K1 है, इस रिएक्शन का Kc K2 है, तो आपको तो पता है अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो इसका Kc क्या हो जाएगा 1/K2। तो यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2 और इन दो रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, तो इस रिएक्शन का जो Kc होगा K1 इंटू मतलब इसका Kc इंटू इसका Kc और इसका Kc हो गया 1/K2। तो यहाँ पे देखिए K1/K2 हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर दो रिएक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक रिएक्शन ऑब्टेन करते हैं तो उस ऑब्टेन रिएक्शन का Kc ओरिजिनल जो दो रिएक्शंस थी उनको डिवाइड करने पर मिल जाएगा। बातें समझ में आई। आप सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कहता है Kc फॉर दिस रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिव्स NO at T temperature is 4 into 10 की पावर -4, find Kc for this reaction at the same temperature, जो कि AEEE 2004 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हमें जो रिएक्शन प्रोवाइडेड है जिसका हमें Kc दिया हुआ है वो है N2 plus O2 gives 2NO। मान लीजिए ये T टेम्परेचर पर हो रही है और इसका Kc जो हमें दिया है 4 into 10 की पावर -4 दिया,
और जिस रिएक्शन का मुझे Kc फाइंड आउट करना है वो है NO हाफ N2 प्लस हाफ O2। सेम टेम्परेचर पर इसका Kc क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये हम फर्स्ट वाली रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। और देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने क्या किया, मुझे तो पहले यहाँ पे NO दिखता है, मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट है पहली वाली रिएक्शन में वो इस वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं पहले इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेता हूं। तो रिवर्स करने पर 2NO गिव्स N2 प्लस O2 हो जाएगा। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10 की पावर -4 है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1/4 × 10 की पावर 4। इसके लिए जो केसी होगा रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसमें क्या अंतर है कि इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को अब 2 से डिवाइड कर दूं या मैं बोलूं कि मैंने इसी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, मैंने इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मुझे रिएक्शन मिलेगी वो अब मिलेगी ये। और इसी रिएक्शन का मुझे केसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको ये सेकंड पॉइंट में बताया गया होगा कि अभी जो हमने पढ़ा है सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया था कि अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो केसी जिस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया उस रिएक्शन के केसी के पावर में चला जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका जो केसी होगा 1/4 × 10 की पावर 4, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका केसी होगा 1/4 × 10 की पावर 4 की पावर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए 1/4 का मतलब बेसिकली है क्या 1/10 की पावर 4/4 का रूट, तो 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर 2 और 4 का रूट 2, तो आंसर आ जाएगा ये, मतलब 1/2 × 10 की पावर 2, या इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5 × 10 की पावर 2, या मैं इसको बोल सकता हूँ 50, ठीक है। तो इसका केसी क्या आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई आपको बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए AIEEE 2008 में आया वो क्वेश्चन है। इसका मतलब अभी जो हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2, इसका K3 है। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है K1 K2 K3 के अंदर, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए हम ये देखेंगे कि कोई एक रिएक्शन को पिक कर लेते हैं, मतलब मैंने इन तीनों रिएक्शन में इस वाली रिएक्शन को पिक किया और ये देखा कि थर्ड वाली रिएक्शन में कैसे ऑब्टेन करूंगा फर्स्ट रिएक्शन से और सेकंड रिएक्शन से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कोई एक रिएक्शन बाकी रिएक्शन से किस प्रकार से लिखी जा सकती है, मतलब थर्ड वाली रिएक्शन को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन से। तो आप देखो थर्ड वाली रिएक्शन में यहाँ पे 2H2O है, ठीक है। फिर थर्ड वाली रिएक्शन में कहीं पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिख रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, सेकंड रिएक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 अगर मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो आई विल गेट 4, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा और देखिए अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ वाला CO तो रिएक्टेंट साइड में आएगा जब, और इधर का CO प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन दो रिएक्शन को ऐड जैसे ही करूंगा, आप देखो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं तो 2H2 यहां मिल गया, ठीक है। CO CO चला गया ऐड करने पर, बचा क्या CH4 वो यहां आ गया, 2H2O, CO2 यहां आ गया, 3 + 1 4H2 यहां आ गया। मतलब थर्ड वाली रिएक्शन जो मिल रही है दैट इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट टू रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को ऐड करके ये रिएक्शन मिली, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K3 वो क्या होगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन और सेकंड वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3,
अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो चीज समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन ली मैंने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन करने लगे, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले ये बात करते हैं, फॉर रिएक्टेंट्स। तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन की जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन के इनिशियली ए मोल ले लिए गए और हाइड्रोजन के इनिशियली बी मोल ले लिए गए, उस समय तो अमोनिया नहीं बना हुआ होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन धीरे 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 इक्विलिब्रियम पर आ रही है और एक समय आ चुका है, वो समय आ चुका है जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर लेता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। अब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आती है, इतने टाइम में ए के एक्स मोल डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन के एक्स मोल डिकम्पोज हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो आप बताइए अगर नाइट्रोजन के एक्स मोल इसके एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाएंगे, तो अगर नाइट्रोजन के एक्स मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3x मोल को रिएक्ट करना पड़ेगा। बात समझ गए आप। तो मैंने मान लिया ऐसा कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आई है, जितनी देर में, उतनी देर में एक्स मोल नाइट्रोजन के खत्म हो चुके हैं, मतलब वो रिएक्ट कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन के उतनी ही देर में 3x मोल रिएक्ट कर चुके होंगे और इतनी देर में जो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड हुए होंगे वो 2x। अब ये रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इनकी कांस्टेंट हो जाएगी, मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, तो अब मोल्स तो नहीं चेंज होने वाले। तो आप देखिए नाइट्रोजन के ए मोल लिए थे हमने, ठीक है, ए मोल लिए थे, ये तो क्या थे, मोल्स टेकन, ठीक है। एक्स मोल इसके खत्म हो गए और ये कौन से मोल्स हैं, मोल्स रिएक्टेड, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों का रेशियो लिख लिया, मतलब मोल्स रिएक्टेड अपॉन मोल्स टेकन का रेशियो लिख लिया, तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनिशियली टेकन, ठीक है। रिएक्टेड कहां तक, टिल इक्विलिब्रियम तक, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम आ जाता है तब तक नाइट्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर गया है अपॉन इनिशियली आपने कितना लिया था। तो आप बताइए इस वाले केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो किसके बराबर होगा, x अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो अल्फा होगा, इस रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो होगा x बाई ए, ये ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पे समझते हैं, ए मोल लिए थे तो x डिकम्पोज हुए, तो अगर 1 मोल लेते तो कितने डिकम्पोज हो जाते, x अपॉन ए। तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मैंने किसी रिएक्टेंट के 1 मोल ले लिए हैं इनिशियली, तो कितने मोल डिकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स reacted if 1 mole is taken initially। मतलब अगर इनिशियली आप 1 मोल ले लीजिए तो जितना मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट कर गया होगा वही उस रिएक्टेंट का क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बातें समझ में आ रही हैं आपको। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए PCl5 लिया हमने और वो PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो गया, ठीक है। अब हमें बोला गया है
कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है अल्फा, ठीक है। और मैंने इनिशियली इसके 9 मोल ले लिए, समझे आप। T बराबर 0 पर इसके 9 मोल लिए गए हैं, उस समय PCl3 और Cl2 के 0 मोल रहे होंगे। अब कुछ समय बाद इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि अगर 1 मोल लिए जाते तो अल्फा डिकम्पोज होता, ठीक है। यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 मोल PCl5 लिया होता तो PCl5 का अल्फा अल्फा मोल खत्म हो जाता। तो 9 मोल लिए तो कितने रिएक्ट कर जाएंगे, 9 अल्फा रिएक्ट कर जाएंगे। इनिशियली 9 थे तो अब कितने बचे, 9 माइनस 9 अल्फा, तो इतने मोल इक्विलिब्रियम पर PCl5 के बचे होंगे। PCl3 के कितने मोल बने होंगे, 1 मोल अगर इसका टूटेगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, स्टोइशियोमेट्री हमें बता रहा है ये। तो इसका तो कितना टूटा है, 9 अल्फा, तो इसका 9 अल्फा मोल बन जाएगा, और इसका भी कितना बन जाएगा, 9 अल्फा। बातें समझ में आई आपको, कैसे लिख रहे हैं, कैसे हम किसी रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहे हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और लिख लेते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है मोल्स रिएक्टेड अपॉन मोल्स टेकन। तो अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, मोल्स रिएक्टेड, कितने मोल रिएक्ट करे होंगे वो किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू मोल्स टेकन इनिशियली। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, किसी रिएक्टेंट का कितना मोल रिएक्ट कर गया होगा, जो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा इनटू मोल्स टेकन इनिशियली, जितना भी उसका मोल लिया होगा। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो कितने मोल रिएक्ट कर गए होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, ओके, इनटू मोल्स टेकन इनिशियली इज 9। तो this much amount of PCl5 has been reacted, so the leftover amount is 9 minus 9 alpha, okay। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप इंप्लीमेंट करोगे किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक। आगे एक देखिए, एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन है, वो इस प्रकार से, देखिए जब भी ऐसी रिएक्शन आपके सामने आती है कि n मॉलिक्यूल्स A के मिला के एक मॉलिक्यूल AN का बना दे रहे हैं, तो दिस इज पॉलीमर फॉर्मेशन, और ये रिएक्शन कहलाती है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम का टर्म यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कौन सा टर्म यूज करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, मोल्स एसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनिशियली, ओके। देखिए मान लीजिए टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर इसके मैंने ए मोल ले लिए, स्मॉल ए मोल ले लिए। अब कुछ समय बाद जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी रिएक्शन, तो मैंने कह दिया कि मान लीजिए मतलब इसके एक्स मोल रिएक्ट कर गए, ओके, मतलब एक्स मोल रिएक्ट कर गए। अब देखिए ध्यान से, एन मोल अगर रिएक्ट करते तो एक मोल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो एक्स मोल एन से एक बन रहा था, एन मोल इसके एक मोल इसका बना रहे थे, तो एक मोल कितना बनाएगा, 1/n बनाएगा, ठीक है। तो एक्स मोल अगर इसके रिएक्ट कर गए होंगे तो कितने बन जाएंगे, x/n इसके बन गए होंगे। तो यहां पर इसका अमाउंट कैसे लिख देंगे, x/n, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बीटा की वैल्यू मैं वापस से लिखूं तो बीटा क्या हो जाएगा, कितने मोल्स एसोसिएट हुए हैं, x, और कितने मोल्स लिए गए थे, a। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे टर्म अलग यूज करेंगे, यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और आप देखिए किस प्रकार से हम रिएक्शंस में ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू वापस से। PCl5 गैस
डिकम्पोज हो जाता है PCl3 और Cl2 के अंदर। और इस रिएक्शन का जो Kc हमें दिया है वो K दिया हुआ है। यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा है। ठीक है, अब यहां पर t बराबर 0 पर इनिशियली मोल्स ऑफ PCl5 जो है यहां पर वो A है मान लिया। ठीक है, तो t बराबर 0 पर इसके A मोल लिए गए हैं, इसके 0 इसके 0। मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद आ चुका है, तो क्योंकि हमको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब क्या होगा, मोल्स रिएक्टेड बराबर क्या होगा, मोल्स टेकन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हिच विल बी A अल्फा। तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो PCl5 के कितने मोल रिएक्ट कर गए हैं, A अल्फा। अभी लास्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मोल्स रिएक्टेड बराबर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपसे पूछा गया PCl5 का कितना मोल रिएक्ट कर गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो इतना रिएक्ट कर गया, तो इतना बचा है अभी PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा स्टोइचियोमेट्री से, तो इसके A अल्फा मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो इसका A अल्फा मोल फॉर्म हो जाएगा, एंड Cl2 का भी A अल्फा मोल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 कब, एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा A माइनस A अल्फा। फिर पूछ लिया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा A अल्फा, और वापस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम इज आल्सो A अल्फा। ठीक, तो अगर मुझे आपसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखना होगा एट इक्विलिब्रियम, तो ये कैसे लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस A अल्फा। तो इतने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पर। देखिए यहाँ पर एक और चीज पूछी जा सकती है जिसको हम देख लेते हैं। ये तो शायद आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम में कहना क्या चाह रहा हूं। एक दूसरी चीज आपसे ये पूछी जा सकती है, ये तो मैं हटा दे रहा हूं अभी, ठीक है, या चलो मैं यहीं पे बता देता हूं, ध्यान देंगे इतने पार्ट में। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कब, एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन PCl5 का क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज A माइनस A अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज A प्लस A अल्फा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा। तो PCl5 की जो मोल फ्रैक्शन होगी एट इक्विलिब्रियम वो होगी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना आ जाएगा, PCl3 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो A इंटू 1 प्लस अल्फा, ये कट जाएगा। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा, Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सेम आ जाएगा यहां से। तो देखिए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, और ये बता दिया है मैंने कि मोल फ्रैक्शन किस प्रकार से निकाले जाते हैं। और दूसरी चीज ये, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी रिएक्शन से कैसे रिलेट करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे किसी रिएक्शन के अंदर, वो चीज ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। एक ये चीज आपको याद रखनी है कि कितने मोल रिएक्ट करे होंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ये चीज मैं हटा दे रहा हूं। चलिए ये सारी चीज तो, अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे इनिशियली मोल्स ऑफ PCl5 नहीं दिए हैं, बल्कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दे दी है हमें PCl5 की, और लिखा गया है C। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, t बराबर 0 पर C लिखेंगे 0 0, और कुछ समय बाद क्या आ चुका होगा इक्विलिब्रियम, तो C में से वापस से कितना कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो, इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वापस से अल्फा है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, C माइनस C अल्फा,
और वापस से सेम चीज जैसे मोल में करते थे, सी अल्फा अगर खत्म होगा यहां से तो एक से एक बनेगा, तो यहाँ पे सी अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे भी सी अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम पर, तो अगर मुझसे पूछा जाए अब यहाँ पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इक्विलिब्रियम पर, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, तो ये कट जाएगा, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगी सी प्लस सी अल्फा। एकदम सेम वैसे ही करेंगे। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि तीनों ही गैसियस फेस में है, तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही तीनों का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, तो बाकी सारी चीजें वापस से कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर जाएगा, मोल पर, क्योंकि वॉल्यूम वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, तो सारी चीजें ऐसे ही इंप्लीमेंट हो जाएंगी कंसंट्रेशन के टर्म में। तो अगर कभी कंसंट्रेशन में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब मान लीजिए दूसरी चीज पूछ लिया, इसमें रिलेट करना है हमको केसी एंड अल्फा। ठीक है, मान लीजिए हमें रिलेट करना है क्वेश्चन में, केसी और अल्फा को रिलेट करना है, तो वापस से अभी क्वेश्चन में केसी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं। इस रिएक्शन के लिए केसी कैसे लिखेंगे, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। तो Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है, C अल्फा लिख दिया यहाँ पर, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन C, मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये C कट जाएगा और यहां से आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए, और Kc मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, K, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं K की जो वैल्यू मुझे ऑब्टेन हुई है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कभी रिएक्शन दी हुई है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा में रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, या मैं यूं बोलूं कि मान लीजिए आपको रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है अगर इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड है तो। ठीक है, तो चलिए ये हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, प्रेशर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है कोई गैस एक कंटेनर के अंदर, और ये कंटेनर हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। जितनी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो क्लोज कंटेनर में ही होती है, तो यहाँ पे हमने कंटेनर को कर दिया है क्लोज, तो क्लोज करने का मतलब है वॉल्यूम बराबर क्या हो चुका है, कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे जब कंटेनर को बंद कर दिया हमने, तो अब जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक चीज हमने और रखी, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें रखी हमने। अब किसी भी गैस के लिए पीवी बराबर होता है एनआरटी, ये वाली चीज कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो यहां से प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स की, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गैस। गैस कौन सी है इससे मतलब नहीं है हमें, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। मतलब अगर हमारे पास कंटेनर में 5 पार्टिकल PCl5 के हैं या 5 पार्टिकल NH3 के हैं, सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम के लिए, तो हम बोलेंगे कि दोनों केस में जो प्रेशर होगा वो सेम आएगा, मतलब PCl5 भी उतना ही प्रेशर कंटेनर पर एक्सर्ट करेगा और अमोनिया भी उतना ही प्रेशर कंटेनर पर एक्सर्ट करेगा, एज फार एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5 एंड अमोनिया आर सेम। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस से मतलब नहीं है, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के, या मैं लिख सकता हूं प्रेशर बराबर K टाइम्स N। तो इस चीज को आप याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जैसे मान लीजिए PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 और Cl2 में टूटता है। यहाँ पे भी मैंने सेम रिएक्शन लिख ली, PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो। T बराबर 0 पर हमने PCl5 के A मोल लिए 0 0, कुछ समय में इक्विलिब्रियम आ चुका होगा और इसके A माइनस कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, इनिशियल मोल्स इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, A अल्फा A अल्फा। अब देखिए यहां पर सेम इसी रिएक्शन के लिए मैं सेम चीज प्रेशर में भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास इनिशियली A मोल्स हैं PCl5 के, तो करस्पॉन्डिंग टू A मोल्स PCl5 का कुछ प्रेशर भी रहा होगा। मतलब हमारे पास ये जो कंटेनर है इसमें इनिशियली तो सिर्फ कौन था, PCl5, और PCl5 के कितने मोल्स थे, A मोल्स थे। इस A मोल्स के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर रहा होगा और उसको मैंने लिख दिया P नॉट। T बराबर 0 पर PCl5 का प्रेशर P नॉट 0 0। कुछ समय बाद वापस से यहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, सेम चीज लिख रहे हैं हम, सेम कंटेनर, सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेम टेम्परेचर, सब कुछ चीज वही है। अब देखिए अगर A मोल्स थे तो हमने प्रेशर कितना लिखा था, P नॉट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P नॉट बराबर K इंटू A, है ना, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब मान लीजिए A अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए, तो अगर कुछ मोल्स PCl5 के कम हो रहे हैं तो इसका मतलब PCl5 की वजह से जो प्रेशर रहा होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कितने मोल्स PCl5 के कम हो गए, A अल्फा। ओके, तो अगर मान लीजिए A अल्फा मोल हो तो कितना प्रेशर होगा, तो इतना प्रेशर होगा K इंटू A अल्फा, ये ठीक है। मतलब अब जो नया प्रेशर आएगा, अगर मान लीजिए ए अल्फा मोल PCl5 के कारण अगर मैं प्रेशर देखने की कोशिश करूं, तो P बराबर प्रेशर बराबर K इंटू मोल्स, मोल्स तो K अल्फा हो गए। अब यहाँ पे देखिए K का वैल्यू तो यहाँ पे कितना है, P नॉट है, तो मैं यहाँ पे P नॉट अल्फा रख दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A अल्फा मोल्स PCl5 के रिएक्ट कर गए तो कितना प्रेशर कम हो गया PCl5 का, P नॉट अल्फा। मतलब पहले प्रेशर P नॉट था PCl5 की वजह से, और अब घट गया है कितना, P नॉट अल्फा प्रेशर कम हो चुका है। अब देखिए हमने ये चीज लिख ली है कि A अल्फा मोल के कारण, A अल्फा मोल के कारण जो प्रेशर आएगा वो आएगा P नॉट इंटू अल्फा, ठीक है। मतलब A अल्फा मोल के कारण जो प्रेशर आएगा वो P है, और P का वैल्यू हमने निकाल लिया है P नॉट इंटू अल्फा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैसेस। तो अब देखिए यहां पर भी PCl3 के इक्विलिब्रियम पर A अल्फा मोल है, तो A अल्फा के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो P नॉट अल्फा आ रहा है, चाहे वो गैस PCl3 हो या PCl5 हो। और सिमिलरली Cl2 गैस में भी यहां पर जो प्रेशर जनरेट हो जाएगा वो P नॉट अल्फा हो जाएगा। ये दो सीन आप देखिए, पहले ये वाला सीन देखिए और ये वाला सीन देखिए। ये वाली चीज हटा दे रहा हूं मैं यहां से। अब देखिए आप आगे, तो ये क्या है, ये P नॉट माइनस P नॉट अल्फा, ये है प्रेशर ड्यू टू ओनली PCl5 एट इक्विलिब्रियम। मात्र PCl5 के कारण जो प्रेशर हो रहा होगा वो लिखा है हमने। मतलब कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम पर तो PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 तीनों गैस होंगी, तो खाली खाली अकेला PCl5 जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो इतना होगा, या इसी को हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर कब पढ़ते हैं, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ गैसेस इन द कंटेनर। ये P नॉट अल्फा सिमिलरली क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट, ठीक है। इसी केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल प्रेशर क्या होगा,
तो टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा वो आएगा पी नॉट माइनस पी नॉट अल्फा प्लस पी नॉट अल्फा प्लस पी नॉट अल्फा। तो ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट अल्फा। अब देखिए सिमिलरिटी मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसे आपने मोल्स के लिए किया था स्टार्टिंग में, वैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन के लिए करेंगे और वैसे ही आप प्रेशर के लिए भी करेंगे। मतलब अगर आपके पास ए मोल है तो ए में से ए अल्फा डिकम्पोज हो जाएंगे, सी कॉन्सेंट्रेशन है तो सी में से सी अल्फा डिकम्पोज हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, और अगर इनिशियली पी नॉट प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम पर आते आते जो प्रेशर कम हुआ होगा, मतलब जो प्रेशर कम हुआ होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल प्रेशर इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, तो जैसे मोल के लिए कर रहे हैं वैसे ही बाकी सबके लिए भी कर रहे हैं। तो एक तो चीज ये हो गई कि टोटल प्रेशर ये हो गया। एक और चीज हमने जो गैसीय स्टेट्स में पढ़ी है, पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूला वापस से याद रखेंगे, पार्शियल प्रेशर बराबर ऑफ एनी गैस, किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा टोटल प्रेशर पी टोटल, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। जैसे मुझसे अगर यहाँ पे पूछा जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कि आप बताइए पार्शियल प्रेशर PCl5 का कितना हो जाएगा इस केस में, तो आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, आप इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं P नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ओके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो इतना ही है। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस पी नॉट अल्फा मतलब टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। देखिए यही आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या है, PCl5 का मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एन टोटल, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ए प्लस ए अल्फा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये ए प्लस ए अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, यही वैल्यू आनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ से, तो ये पी नॉट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इंटू 1 प्लस अल्फा बचेगा, इंटू ए कॉमन लेके यहाँ से काट दिया हमने, तो ये बचेगा अल्टीमेटली 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और ये 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली कितना बचेगा, पी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके थे। तो आप याद रखेंगे कि मान लीजिए आपको टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप उस समय पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें मैंने लिख दी और शायद आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें। अब देखिए इसी में आगे एक दो बातें और बोल देता हूं मैं, ये हटा दे रहा हूं। अब देखिए इसी चीज में, मतलब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इसका केपी लिखना हुआ, मतलब इसी रिएक्शन का मुझे केपी लिखना होगा, तो केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। आप बताओ Cl2 का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना है, P नॉट अल्फा, इंटू PCl3 का पार्शियल प्रेशर P नॉट अल्फा अपॉन PCl5 का पार्शियल प्रेशर P नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, P नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर मान लीजिए प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप केपी कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम रिलेट करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे और बाकी फर्दर वीडियोस में, मतलब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।